हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 के नवंबर महीने का मंथली असेसमेंट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम हिंदी को सॉल्व करेंगे, फिर इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और लास्ट में संस्कृत के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम हिंदी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्न संख्या 1 और 2 के उत्तर दीजिए। मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ गद्यांश यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना, इसको पढ़ना है और पढ़ने के बाद नीचे यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया गया है, उसका आंसर करना, ठीक है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा है कि चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। बस के बारे में ये किसका कथन है, ठीक है। ऑप्शन ए में है डॉक्टर साहब का, बी में है लेखक के मित्र का, सी में है स्वयं लेखक का और डी में है बस कंपनी के हिस्सेदार का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बस कंपनी के हिस्सेदार का। अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा है कि पूजा करने के योग्य वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। पहला ऑप्शन है पुजारी, दूसरा ऑप्शन है पूजनीय, तीसरा ऑप्शन है पूजनीय और चौथा भी क्या है पूजनीय। लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूजनीय, है ना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित शब्दों में एक प्रत्यय लगाकर एक नए शब्द बनाना, ठीक है ना। तो दिन में अगर हम इक लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, दैनिक बन जाएगा। इतिहास में अगर हम इक लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, ऐतिहासिक, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम नीति में अगर इक जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा, नैतिक बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इन तीनों का आंसर, यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आगे क्या है सप्ताह, तो सप्ताह में अगर हम एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा साप्ताहिक, ठीक है ना, इसको आप लिख सकते हैं इसका आंसर। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि लेखक को लोगों ने शाम वाली बस से सफर न करने की सलाह क्यों दी, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि लोगों ने लेखक को यह सलाह इसलिए दी क्योंकि इस बस का कोई भरोसा नहीं है कि यह कब और कहाँ रुक जाए। शाम बीतते ही रात हो जाती है और रात रास्ते में कहाँ बितानी पड़ जाए, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, पड़ होगा, ठीक है, यहाँ मिसप्रिंट है थोड़ा, ये पढ़, ठीक है, बितानी पड़ जाए कुछ पता नहीं रहता, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यानी यहाँ पे कुछ पंक्तियां दिया गया है, उसका क्या बताना है, उसका यहाँ पे अर्थ बताना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि श्री राम ने भरत के आग्रह पर अपना खड़ाव प्रेम पूर्वक उन्हें सौंप दिया। भरत ने खड़ाव को अपने माथे से लगा लिया। भरत के लिए ये खड़ाव मानो उनकी प्रजा की रक्षा के लिए 2 पहरेदार के समान है। उनके प्रेम रूपी रत्न को सहेज कर रखने वाला सीप है। जाप करने के लिए राम नाम के 2 अक्षर है। रघुकुल की रक्षा करने के लिए 2 किवाड़ है तथा सेवा रूपी धर्म की राह दिखाने वाले 2 नेत्र है। भरत खड़ाव के रूप में ऐसा सहारा पाकर बहुत आनंदित हुए। उन्हें महसूस हुआ जैसे श्री राम और सीता ही उसके पास है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे इंग्लिश के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि देयर्स अ हस अराउंड द ग्राउंड, व्हाट डज दिस लाइन सजेस्ट इन द पोएम व्हेन सचिन वॉक्स आउट टू बेड। ऑप्शन ए में है इट इज नॉइजी अराउंड, ऑप्शन बी में है इट इज साइलेंट ऑल अराउंड द ग्राउंड, ऑप्शन सी में द ग्राउंड इज सराउंडेड बाय क्राउड्स, ऑप्शन डी में है देयर इज अ रश अराउंड द ग्राउंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इट इज साइलेंट ऑल अराउंड द ग्राउंड। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि विच वर्ड मीन्स ब्लॉक्ड विद द थिक वेट मीटर। मतलब क्या है कि ब्लॉक्ड विद थिक वेट मीटर का मतलब क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, क्लॉक्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि हाउ डज सचिन हिट द बॉल अकॉर्डिंग टू रस्किन बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि अकॉर्डिंग टू रस्किन बॉन्ड सचिन स्टेप्स आउट एंड गिव्स द बॉल ए हैंडसम क्लाउड, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि राइट द 2 rules among the rules of new religion as framed by स्नेहा in the chapter a new religion। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्नेहास रूल्स फॉर ए न्यू रिलीजन। ए में हो जाएगा द सन इज आवर फादर बिकॉज ही गिव्स अस एनर्जी, और बी में हो जाएगा द अर्थ इज आवर मदर बिकॉज शी सस्टेन्स अस, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा है कि अरेंज द इवेंट्स इन करेक्ट ऑर्डर एज गिवन इन द पोएम व्हेन सचिन वॉक्स आउट टू बेड, ठीक है। यानी यहाँ पे 8 सेंटेंसेस दिया गया है
पोयम के हिसाब से क्या करना है, इसको एक करेक्ट ऑर्डर में सजाना है, ठीक है। तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। सबसे पहले क्या आएगा कि सचिन कम्स इनटू बैंड, और तीसरा में हो जाएगा कि सचिन लुक्स अराउंड। इसके बाद क्या आएगा, वॉइस ऑफ द स्पेक्टर्स आर लाउड। इसके बाद क्या होगा, इन वट एवर वे अ बॉलर बॉल्स। इसके बाद हो जाएगा ही लुक्स एट द बॉलर नॉट विथ ट्रस्ट। इसके बाद क्या हो जाएगा, ही फोकसेस ऑन द बॉल, और यहाँ पे आगे हो जाएगा सचिन स्टेप्ड आउट टू हिट द बॉल। और पांचवा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कि ही गिव्स अ लिटिल जर्क। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आंसर लिखना है और इस ऑर्डर में आपको यहाँ पे इसका आंसर लिख देना है, ठीक है। और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो यहाँ पर इंग्लिश के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब हम लोग गणित के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि संख्या, ठीक है, यहाँ पे एक संख्या दिया गया है और पूछा है कि मैं x का उपयुक्त मान क्या होगा जिससे यह संख्या 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। मतलब इस x के जगह पे, ठीक है ना, यहाँ पे जो x है इस x के जगह पे ऐसा हम क्या पुट करेंगे कि ये जो है 3 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो चलो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि कोई भी संख्या 3 से कब पूरा पूरी भाग लग जाता है, या फिर 3 से भाग लगने का क्या प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसेस क्या है कि कोई भी संख्या में जितना भी अंक है, किसी भी संख्या में जितना भी अंक है, उस अंक को हम लोग क्या करेंगे, उस अंक को हम जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग 3 से भाग देंगे। अगर वो पूरा पूरी कट जाता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वह संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं 81, ठीक है ना। 81 क्या है, एक यहाँ पे संख्या है। तो 3 से भाग लगाने का तरीका क्या है, इसमें कितना अंक है, 2 अंक है। तो इन दोनों अंकों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 8 + 1, ये है 8 और ये क्या है 1, दोनों को जोड़ दिए। जोड़ने के बाद इसका रिजल्ट कितना आया, 9। 9 जो आया है, क्या वो 3 से पूरा पूरी भाग लग जाता है, तो लग जाता है, ठीक है ना। 3 तिया में 9, पूरा पूरी ये भाग लग जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 81 भी क्या हो जाएगा, 3 से भाग लग जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको हम लोग चेक करेंगे। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, और एक एग्जांपल से इसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला अंक ले लेते हैं 4, और ये ले लेते हैं 4, तो और यहाँ पे हो जाएगा कितना, इसके बाद क्या लेंगे, और यहाँ पे फिर क्या ले लेंगे 7, ठीक है। तो यहाँ पे एक संख्या है, ये जो संख्या है ये 3 से भाग लगेगा या फिर नहीं लगेगा, ठीक है, पूरा पूरी भाग लगेगा या नहीं। तो इसको कैसे हम लोग करेंगे, सबसे पहले क्या है, इस संख्या में कितना अंक है, तो टोटल 3 अंक है। इन तीनों अंकों को जोड़ देंगे, 7 + 4 प्लस में क्या आएगा 7, ठीक है। अब देखो इसको अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 7 7 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा 18। कितना आया 18। क्या ये जो 18 आया है, क्या ये 3 से भाग पूरा पूरी लग जाएगा, तो ये लग जाएगा। 3 छक 18। आप देख सकते हैं पूरा पूरी भाग लग जा रहा है। मतलब क्या है कि 747 भी क्या हो जाएगा, 3 से भाग लग जाएगा, ठीक है। तो 3 से विभाज्य, कोई भी संख्या 3 से विभाज्य है या नहीं, इसी प्रोसेस से हम उसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक संख्या दिया गया है, आप देख सकते हैं ये जो संख्या है, इस x के जगह पे हम यहाँ पे क्या रखेंगे कि ये 3 से पूरा पूरी विभाज्य हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रोसेस से करेंगे, सभी अंक को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो चलो हम लोग इसको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये जो है पहला अंक क्या है 2, तो इसको 2 लिखेंगे। दूसरा अंक क्या है 4, तो 4 लिखेंगे। तीसरा अंक है 3, और चौथा अंक क्या है 6 लिखेंगे। पांचवा अंक क्या है, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे x रख देंगे। और इसके बाद क्या है 8 है, तो 8 जोड़ेंगे। फिर क्या है 5, तो 5 जोड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबको जोड़ लेते हैं। तो 2 और 4 6, 6 3 9, 9 और 6 कितना आएगा 15, 15 और 8 कितना आएगा 23, 15 और 8 कितना आएगा 23, 23 5 कितना आएगा 28, ठीक है। तो यह हो जाएगा 28। तो यहाँ पे जोड़ने के बाद 28 आया, और यहाँ पे क्या है एक x है प्लस x, तो ये हो जाएगा प्लस x। अब यहाँ पे बट्टे में क्या करेंगे 3, क्योंकि देखो इसको जोड़ने के बाद अगर ये 3 पूरा पूरी कट जाता है, इसका मतलब ये संख्या भी क्या होगा, ये संख्या भी 3 से भाग लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x है। तो अगर इस x के जगह पे अगर मान लो कि 2 रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर इस x के जगह पे हम 2 रखते हैं, पहला कंडीशन, तो क्या हो जाएगा 28 प्लस में 2, और बटे में क्या आएगा 3। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 28 और 2 कितना आएगा 30 बटे में 3। तो ये पूरा पूरी कट जाएगा 10 बार में। मतलब क्या है कि अगर x के जगह पे अगर हम 2 रखते हैं, अगर x के जगह पे अगर हम 2 रखते हैं, तो ये 3 से क्या हो जाएगा, पूरा पूरी भाग लग जाएगा। मतलब 2 यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। आगे भी हम लोग चेक कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इस x के जगह पे 5 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 28 प्लस x है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 28 और x के जगह पे रखेंगे 5,
और नीचे कितना है 3, ठीक है। तो 28 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 33 और बटे में कितना आएगा 3। क्या ये पूरा पूरी भाग लगेगा? बिल्कुल लगेगा, ठीक है। 3 1 3 और ये भी क्या होगा 3 1 3, यानी 11 बार में ये पूरा पूरी भाग लग जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या 5 भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है ना, x के जगह 5 भी हो सकता है। आगे भी ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे आगे क्या है, आगे यहाँ पे 8 दिया है, तो 8 यानी x के जगह पे 8 रख के देखते हैं। तो ये कितना आया था 28 प्लस x, तो लिखेंगे 28 प्लस x के जगह पे क्या रखेंगे, अब 8 रखेंगे, बटे में क्या आएगा 3। तो 8 8 16, 16 का 6 आएगा और 2 और 1 कितना होगा 3 और बटे में क्या आएगा 3। क्या ये पूरा पूरी भाग लगेगा? तो लग जाएगा, ठीक है ना। 3 1 3 और 3 दूना 6, ठीक है। 12 बार में पूरा पूरी कट गया। मतलब क्या है कि 8 भी रखने पे ये क्या होगा, पूरा पूरी भाग लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तीनों को रखने पे, x के जगह पे हम तीनों को रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 से ये पूरा पूरी भाग लग जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि संख्या ए बी सी के लिए कौन सही है, ठीक है ना। ए बी सी के लिए, तो यहाँ पे क्या है ए बी सी, ठीक है ना। तो अगर हम ए बी सी यहाँ पे लिख दिए, ठीक है, तो इस सी कौन सा प्लेस पे है, सी है इकाई प्लेस पे, बी है दहाई और ए है सैकड़ा प्लेस पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अगर हम विस्तारित करेंगे तो विस्तारित इसको कैसे लिख सकते हैं, सी का क्या आएगा, सी आएगा, ठीक है ना। क्यों? और सी को कितना से गुना करेंगे, 1 से। क्यों? क्योंकि ये इकाई प्लेस पे है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है बी, बी यहाँ पे बी का बी लिखेंगे। बी कौन सा प्लेस पे है, दाएं प्लेस पे, तो यहाँ पे इसको हम लोग 10 से गुना करेंगे। और यहाँ पे है ए कौन सा प्लेस पे, तो इकाई दाएं सैकड़ा, यानी ए जो है सैकड़ा प्लेस पे है, इसलिए हम सैकड़ा को यानी 100 से इसको गुना कर देंगे, ठीक है। तो जब इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 100 ए, इसको जब गुना करेंगे 10 को जब 20 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 10 बी, और सी को जब 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा सी। यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 100 ए प्लस क्या आएगा 10 बी और प्लस में क्या आएगा सी। तो ये हो जाएगा 100 ए प्लस 10 बी प्लस में क्या आएगा सी, ठीक है। तो यही हो जाएगा इसका आंसर, और इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि 3xy प्लस 3 प्लस 2x और 4 प्लस 4x माइनस 3xy का योग कितना होगा। योग का मतलब होता है जोड़, मतलब इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं। पहला क्या है, पहला यहाँ पे है 3xy प्लस 3 प्लस क्या है 2x, इसको जोड़ना पड़ेगा किसके साथ, इसके साथ। तो यहाँ पे हम प्लस का साइन लगा देंगे, ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 4x माइनस में क्या आ जाएगा 3xy, ठीक है। अब हम यहां से क्या करेंगे, जो xy है इसमें भी xy है, ये भी xy है, तो xy को एक जगह पर रखेंगे, ठीक है। तो ये क्या है 3xy, ये लिख दिए 3xy, ये क्या है माइनस 3xy। तो इस माइनस 3xy को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम लोग पहले लिख देंगे, ठीक है। तो ये इतना हो जाएगा। अब क्या है, इसके बाद आप देख सकते हैं 3 है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 3 को किसके साथ रखेंगे, 4 के साथ, तो यहाँ पे रख दिए 4 प्लस ये क्या है 2x है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x को किसके साथ रखेंगे 4x के साथ, तो यहाँ पे लिख देंगे 4x, ठीक है। अब देखो 3xy में से 3xy घट जाएगा तो क्या बचेगा, कुछ नहीं, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो दोनों कट जाएगा। यहाँ पे अब क्या बचेगा, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7 प्लस 2x और 4x, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6x। यानी इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 6x प्लस में 7, ठीक है। यानी इन दोनों को जोड़ने से इसका योग कितना आएगा 6x प्लस 7। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि 3t माइनस 4 इक्वल टू 11 का हल ज्ञात कीजिए। हल ज्ञात करने बोला, मतलब क्या है, इसमें चर का वैल्यू निकालना है। तो इसमें चर क्या है t, यानी t का यहाँ पे वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाना है, सबसे पहले आपको इस तरह से सॉल्व कर देना है। क्या क्वेश्चन लिखना है 3t माइनस 4 इक्वल में क्या है 11, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 3t इक्वल टू 11, ये माइनस 4 है, जब हम इसको इधर करेंगे बराबर का इस साइड में तो माइनस क्या हो जाता है, प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको प्लस कर देंगे। ये क्या हो जाएगा 3t बराबर 11 और 4 को जोड़ेंगे तो 11 और 4 कितना हो जाएगा 15, यहाँ पे 15 लिखेंगे। अब यहाँ पे t का वैल्यू निकालना है, तो t के साथ क्या है 3 जो कि गुना में है, तो अगर हम बराबर का इधर लेके आएंगे तो गुना किस में कन्वर्ट हो जाता है, भागा में, तो यहाँ पे हम 3 से इसको भाग कर देंगे। अब देखो 3 5 15, यानी t बराबर कितना आया 5, यानी t का वैल्यू यहाँ पे निकल के आ गया 5, और यही हो जाएगा आंसर। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि 3x³ प्लस 2x² प्लस 15xy को 3xy से भाग दीजिए। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं,
ठीक है, तो यहाँ भाग करने का तरीका क्या है, सबसे पहले यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे पहला जो टर्म है वो क्या है 3x3y। ठीक है, यानी आपको नीचे किसी भी हालत में 3x3y लाना ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 3xy, अब देख सकते हैं यहाँ पे क्या है 3xy। तो 3xy में हम ऐसा क्या गुना करेंगे कि ये हो जाएगा 3x3y हो जाएगा। ठीक है, तो 3 है तो यहाँ पे भी 3 है, ये y है यहाँ पे भी y है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गुना करना पड़ेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ एक x है, यानी कितना गुना करना पड़ेगा यहाँ पे x स्क्वायर से, तभी जाके ये क्या हो जाएगा 3x3y होगा, यानी यहाँ पे गुना करना पड़ेगा x स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम x स्क्वायर से गुना करते हैं तो ये कितना आ जाता है 3x3 और ये कितना हो जाएगा y हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है साइन चेंज होता है, ये प्लस में है और ये क्या है ये भी प्लस में है, तो साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक है, फिर उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x2y प्लस क्या है 15xy। अब देखो यहाँ पे कितना है 2x2y। ठीक है, यानी यहाँ पे किसी भी हालत में 2x2y लाना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया है 3xy, तो ये जो यहाँ पे 3xy है इसमें हम ऐसा क्या गुना करेंगे कि ये मेरा 2x2y आ जाएगा, 2x2y आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ पे गुना करना पड़ेगा 2/3x। ठीक है, इतना से गुना करेंगे तभी ये मेरा क्या आएगा 2x2। क्यों, देखो 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा, अब 2 का 2 रहेगा, x गुना हो जाएगा x2 और y का क्या हो जाएगा y। मतलब यहाँ पे कितना गुना करना पड़ेगा 2x और बटे में 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा, कितना लिखना पड़ेगा 2x बटे में कितना होगा 3। ठीक है, तो यहाँ पे गुना करने पे कितना आएगा 2x2y। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है घटाने पे साइन चेंज होता है, तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा 15xy, तो लिखेंगे यहाँ पे 15xy। ठीक है, अब देखो किसी भी हालत में क्या चाहिए 15xy, यहाँ पे क्या है 3xy है, हमको यहाँ पे चाहिए 15xy, तो कितना से गुना करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे 5 से गुना करेंगे तभी ये क्या हो जाएगा 15xy आएगा, यानी यहाँ पे कितना से करना पड़ेगा 5 से, तो कितना हो जाएगा 15xy। अब देखो ये साइन चेंज होता है, साइन चेंज कर दिए, प्लस माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 0। ठीक है, यानी इसको भाग देने से कितना इसका रिजल्ट आएगा x2 प्लस 2x बटे में 3 प्लस 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप इस तरीके से आप इसको सॉल्व करके दिखा सकते हैं। अगर फिर भी ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करें, इसके लिए हम एक स्पेशल से वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पे गणित के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, अब हम लोग विज्ञान के क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि वायु एवं जल कई कारणों से प्रदूषित हो रही है, प्राकृतिक वातावरण में होने वाले ऐसे अवांछित एवं हानिकारक परिवर्तन को प्रदूषण कहते हैं। इसी प्रकार से हमारे परिवेश में अत्यधिक शोर किस प्रकार के समस्याओं के कारण बनता जा रहा है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है ध्वनि प्रदूषण, दूसरा ऑप्शन है स्वास्थ्य संबंधित समस्या, तीसरा ऑप्शन है बहरेपन की बीमारी और चौथा ऑप्शन है सारे विकल्प सही। ठीक है ना, तो अत्यधिक शोर से क्या होता है, ये तीनों क्या होता है, ये तीनों समस्या है, ध्वनि प्रदूषण भी होता है, स्वास्थ्य से रिलेटेड भी समस्या होता है, बहरापन भी यहाँ पे बीमारी हो जाता है बहरेपन का। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सारे विकल्प यहाँ पे क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे कि धुएं में ठोस और तरल दोनों प्रकार की कण पाए जाते हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में विशेषकर जाड़े के दिनों में धूम कोहरा का निर्माण होता है और इससे दमा, खांसी, गले में खरखराहट महसूस होता है। धूम कोहरा का निर्माण किन कणों के मिश्रण से होता है, ऑप्शन ए में है धुआं प्लस कोहरा, बी में है धूल प्लस धुआं, सी में है आग प्लस धुआं और डी में है कोहरा प्लस धूल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धुआं प्लस कोहरा। इन दोनों के मिलने से ही धूम कोहरा का निर्माण होता है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि ओजोन परत में लगातार होने वाले क्षय के कारण मनुष्यों एवं वायुमंडल में किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि ओजोन परत के क्षरण की वजह से सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर लेती है और पेड़ पौधा तथा जीव जंतुओं के लिए हानिकारक भी होती है। मानव शरीर में इन किरणों की वजह से त्वचा का कैंसर, श्वास रोग, अल्सर, मोतियाबिंद जैसी बीमारियां हो सकती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप इसको इस तरीके से नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि संगमरमर का कैंसर किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं। ठीक है, वर्णन करें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि संगमरमर का कैंसर नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया द्वारा मूर्तियों और इमारतों का क्षय होना ही संगमरमर का कैंसर कहलाता है। यह अम्लीय वर्षा के कारण होता है। यह बारिश कैल्शियम को घोलकर नमक बनाकर संगमरमर के स्मारक को क्षय करती है। ताजमहल का पीलापन संगमरमर के कैंसर के कारण ही हुआ है।
तो आप इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का आप इसको आंसर लिख सकते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के निर्माण के बाद विभिन्न जिलों में वायु प्रदूषण का स्तर 10 गुना बढ़ गया है। क्यों? वायु प्रदूषण पर नियंत्रण करने के 2 उपायों का वर्णन करें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि झारखंड राज्य के निर्माण के बाद बहुत से जिलों में वायु प्रदूषण का स्तर इसलिए बढ़ गया क्योंकि उन जिलों में फैक्ट्रियां काफी लगाई जा रही है और नए नए औद्योगिक भी स्थापित किए जा रहे हैं, जिसके कारण से दिन प्रतिदिन उस शहर के वायु प्रदूषित होती जा रही है। और फैक्ट्री लगाने के दौरान बहुत सारे पेड़ पौधे भी काटे जा रहे हैं, जिसके कारण से भी वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना। तो वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए 2 उपाय क्या है? वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए 2 उपाय यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहला क्या है कि प्रदूषणकारी उद्योगों के लिए शहरी क्षेत्र से दूर अलग से क्लस्टर बनाना, और दूसरा में क्या है, ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करना जिससे धुएं का अधिकतर भाग अवशोषित हो जाए और अवशिष्ट पदार्थ एवं गैसें अधिक मात्रा में वायु में न मिलने पाए। और तीसरा हो जाएगा वाहनों में ईंधन से निकलते हुए धुएं पर नियंत्रण। ठीक है, तो आप वायु प्रदूषण को रोकने के लिए आप इन 3 उपायों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो यहाँ पर साइंस के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब हम लोग सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम को कब मान्यता दी गई? ठीक है, 1865, 1856, 1947 या फिर 1885। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1856 ईस्वी। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित भौगोलिक दशा किस फसल के लिए आदर्श है? आर्द्र नमी युक्त जलवायु, 24 डिग्री सेल्सियस तापमान, 60 से 100 सेंटीमीटर वर्षा, काली एवं जलोढ़ मिट्टी, 210 पाला रहित दिन, तेज चमकीली धूप। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में है मक्का, बी में है गन्ना, सी में है कपास और डी में है पटसन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपास। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि दिए गए विश्व के मानचित्र के अनुसार चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध विश्व के 4 देशों के नाम सही क्रम में मिलान करें। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो सबसे पहला जो है, सबसे पहला यहाँ पे क्या है? वन यानी क्या है? इंडिया, यानी सबसे पहले क्या आएगा? इंडिया। तो सबसे पहले भारत, आप देख सकते हैं इसमें भी भारत है, इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी भारत है। ठीक है ना। अब देखो दूसरा में क्या है, तो दूसरा में आप देख सकते हैं भारत के ऊपर में क्या है? चाइना। तो इसके बाद क्या आएगा? चाइना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भारत के बाद चीन, भारत के बाद चीन है और इसमें भी भारत के बाद चीन है। मतलब क्या है कि ये दोनों तो नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों नहीं होगा। ठीक है, इन दोनों में से ही कोई होगा। अब तीसरा में क्या है, तो तीसरा में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है? जापान। इस जगह पे क्या है? इस जगह पे जापान है, यानी तीसरा में क्या आएगा? जापान। तो आप देख सकते हैं तीसरे नंबर पर कौन है? जापान। और चौथा में क्या है? श्रीलंका। इस जगह पे क्या है? श्रीलंका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले भारत में, फिर चीन में, फिर जापान में, फिर श्रीलंका में चावल का उत्पादन किया जाता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि अपने क्षेत्र राज्य की प्रमुख फसलों कृषि के प्रकारों का वर्णन करें। तो झारखंड के प्रमुख फसल क्या है? धान है। ठीक है ना। धान राज्य के सर्व प्रमुख खाद्य फसल है। इसके बाद क्या है? मक्का। मक्का राज्य में उत्पादन की दृष्टि से दूसरे स्थान पर आती है। ठीक है ना। मक्का जो है राज्य में उत्पादन की दृष्टि से दूसरे नंबर पे आती है। तीसरा में क्या आता है? गेहूं। गेहूं राज्य का तीसरा प्रमुख फसल है। चौथा में क्या होगा? गन्ना, ये राज्य की एक नगदी फसल है। और पांचवा में क्या होगा? मड़ुआ। ठीक है ना, ये यहाँ पे हो जाएगा मड़ुआ। ये जो मड़ुआ है ये कम समय में तैयार होने वाली फसल है। तो झारखंड राज्य की जो ये 5 क्या है? प्रमुख फसल है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? पूछा है कि कृषि के प्रकार। तो कृषि के प्रकार आप देख सकते हैं क्या क्या होता है। पहला होता है मिश्रित कृषि। ठीक है ना। क्या है? मिश्रित कृषि। तो मिश्रित कृषि हम लोग किसको कहेंगे? मिश्रित कृषि कहते हैं एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ उगाना मिश्रित कृषि कहलाता है। ठीक है ना। दूसरा क्या आएगा? मिश्रित खेती। मिश्रित कृषि अलग है और मिश्रित खेती अलग है। ठीक है ना। मिश्रित खेती क्या होता है कि फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन करना मिश्रित खेती कहलाता है। इसके बाद क्या आता है? शिफ्टिंग खेती। शिफ्टिंग खेती क्या है कि वनों को जलाकर उनके स्थान पर जगह बदल बदल कर खेती करना शिफ्टिंग खेती कहलाता है। तो ये हो गया कृषि का प्रकार। और यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है ना, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि सामाजिक न्याय की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? अपने क्षेत्र के सुविधा एवं वंचित वर्गों की अपेक्षा के 2 उदाहरण बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये अधिकार व्यक्तियों को राज प्रक्रियाओं में भागीदार बनाते हैं। समान अधिकारों के अलावा समकक्षों के साथ समान बर्ताव के सिद्धांत के लिए जरूरी है
कि लोगों के साथ वर्ग, जाति, नस्ल या लिंग के आधार पर भेदभाव ना किया जाए। उन्हें उनके काम और कार्यकलापों के आधार पर जांचा जाना चाहिए, इस आधार पर नहीं कि वे किस समुदाय के सदस्य हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि प्राचीन काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति कैसी थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति समाज में काफी ऊंची थी और उन्हें अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी। वे धार्मिक क्रियाओं में भाग ही नहीं लेती थी, बल्कि क्रियाएं संपन्न कराने वाले पुरोहितों और ऋषियों का दर्जा भी उन्हें प्राप्त था। उस समय महिलाएं धर्म, शास्त्रार्थ इत्यादि में पुरुषों की तरह ही भाग लेती थी। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। आप इसे लिख लीजिए। तो सामाजिक विज्ञान के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब हम लोग संस्कृत के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, वहां पे इस पहला क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नर्रा। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा श्रेष्ठ। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, ये वाला है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये वाला रहा। ठीक है ना, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स लोग ये वीडियो आपको जरूर हेल्पफुल लगी होगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उसको भी इस वीडियो को फायदा मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।